So here I have shared my screen. हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई कैन सी फ्यू स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग लेट, उनको मैं फिर से ये चीज दोबारा रिपीट कर रही हूँ। बच्चे नेक्स्ट टाइम से आप लोग टाइम पे ज्वाइन करना, बिकॉज एग्जैक्टली 5 मिनट्स बाद आई विल बी स्टार्टिंग माई क्लास, ठीक है। तो अगर आप लोगों का मिस होता है टॉपिक तो आप लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक है। एवरीबडी प्लीज बी पंक्चुअल, बी ऑन टाइम, क्योंकि जैसे टीचर्स की रेगुलर क्लासेस रहती हैं तो हम कई बार ऐसा होता है वी कैन नॉट स्ट्रेच द क्लास, हमें टाइम पर कंप्लीट करनी होती है, फिनिश करनी होती है। सो मेक श्योर यू ऑल आर प्रेजेंट ऑन टाइम, ठीक है। तो हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर कर रहे थे, ऑलरेडी 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। दिस इज आवर थर्ड क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड सो फार हम क्या पढ़ चुके हैं। वी हैव लर्नड कि हमारे 4 बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये 4 मेजर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में भी हमने पढ़ा है। आप लोग मुझे 1 बाय 1 बता सकते हैं इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? अमाइनो एसिड्स। वेरी गुड पल्लवी, अमाइनो एसिड। वेरी गुड गुंजन, गुड क्रिश। अब लिपिड्स का, लिपिड्स के मोनोमर्स क्या होते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? हरी अप, आई वांट एवरीवन्स पार्टिसिपेशन। मुझे ये सिर्फ 2-3 बच्चे नहीं चाहिए, मुझे सभी चाहिए पार्टिसिपेट करते हुए। लिपिड्स किसके बने होते हैं? हमने अभी लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया है ये। वेरी गुड मनीषा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। गुड तनु, फैटी एसिड अकेले नहीं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के बने होते हैं। गुड। एंड न्यूक्लिक एसिड्स, माइक अभी ऑन नहीं होगा, यू हैव टू राइट इन चैट बॉक्स। वेरी गुड गुंजन। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट्स किसके बने हैं? गुड विशाल, न्यूक्लियोटाइड्स डन। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ, वेरी गुड, मोनोसेकेराइड्स। नाइस, ठीक है। मुझे पहले से पता था ये क्लास में चाहे बच्चे कम होते हैं, गुड विशाल, बट ये क्लास इंटेलिजेंट बच्चों की है। एवरीबडी पार्टिसिपेट्स और आप लोग पढ़ के आते हो, ये चीज मुझे इस क्लास की अच्छी लगती है। स्ट्रेंथ इस क्लास में बेशक कम है बट स्टूडेंट्स आर गुड, ठीक है। आप लोग अपना होमवर्क अच्छे से कर रहे हो कि नहीं, इसके लिए एक और टेस्ट मैं आप लोगों का लूंगी, अभी सिर्फ इतना ही नहीं है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन पर 3 क्वेश्चंस रखूंगी। 1 मिनट। आशुतोष कुमार हैज ज्वाइंड। आशुतोष, यू वांट टू से समथिंग? क्या आपका हैंड गलती से रेज हो गया है? ओके, ठीक है। सो चैट बॉक्स पे आप इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर लिखिए, जस्ट टू चेक कि लास्ट क्लास में कौन कितना पढ़ के आया है। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जाएगा, जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ ABCD। आप सिर्फ ऑप्शन लिख सकते हैं, हमने अभी लास्ट क्लास में ही किया था न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ, मनीषा इज सेइंग A, क्रिश इज आल्सो सेइंग A, ठीक है। A, सभी A कह रहे हैं, वेरी गुड, मान लेते हैं आपकी बात। न्यूक्लियोसाइड जो होता है इसमें एक नाइट्रोजनस बेस होता है और एक हमारा पेंटोज शुगर होता है। और इससे मुझे लगता है मैंने अपना सेकंड आंसर बता दिया है कि जो शुगर मॉलिक्यूल है इट इज मेड अप ऑफ, किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है इन न्यूक्लियोटाइड? ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज या हेक्सोज? तो इसका आंसर इज पेंटोज। ये तो हो अभी भी मनीषा इज सेइंग गलत। नो, इट्स नॉट टेट्रोज, इट्स पेंटोज शुगर, ठीक है। 5 कार्बन वाली शुगर होती है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब थर्ड का आंसर बताइए। जब एक ट्राइग्लिसराइड को हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज मतलब ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स मिलते हैं?
1 2 3 या कितने भी, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। विशाल इज सेइंग 2। ओके, और कोई? कितने फैटी एसिड्स मिलेंगे जब ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करेंगे? तनु इज सेइंग 3। ओके, बाकी बाकी रिप्लाई नहीं कर रहे। आई वॉन्ट एवरीबडी टू इंटरैक्ट एंड पार्टिसिपेट। हैप्पी इज ऑल्सो सेइंग 3, अंकित इज सेइंग 2। अच्छा, तो मुझे बात बताइए, इट इज ट्राइग्लिसराइड। पल्लवी सेइंग 3, मनीषा इज 3। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या होता है? ट्राई मीन्स 3, इट मीन्स इट हैज 3 फैटी एसिड। जब हमने उस ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक कर दिया तो वो तीनों के तीनों फैटी एसिड निकल आए। तो अब जो 2 बोल रहे थे उनको क्लियर हुआ इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? इट इज 3, 3 फैटी एसिड। नाम में ही आंसर है। देखो, नीट में आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपको नाम में ही आंसर होगा, आपके सामने ही आंसर होगा, बट स्टिल आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो थोड़ा सा अटेंटिवली आंसर करना है, ठीक है? ये तो जस्ट एक वार्म अप था। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दूं। आज हम बेसिकली वी विल स्टडी, हमने जैसे अभी अमाइनो एसिड्स पढ़े, तो अब वो अमाइनो एसिड्स कैसे प्रोटीन बना रहे हैं, प्रोटीन में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, ठीक है? फिर उसके बाद जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बने हैं मोनोसेकेराइड्स के। तो मोनोसेकेराइड्स से कैसे कार्बोहाइड्रेट बनता है, एंड देन हमारा जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड से बने हैं, तो वो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में क्या बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो हम इन सब की बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड्स, ये 3 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं जो आपको आना चाहिए। सो इस क्लास के लिए अगेन आई विल रेकमेंड अपना पेन और अपना नोटबुक जो है अपने साथ रखिए आप लोग, ठीक है? और साथ के साथ ये बॉन्ड्स अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं जब डायग्राम बनाऊंगी तो उसमें क्या हो सकता है, बहुत सारा मिक्स मैच हो सकता है। बाद में जब आप नोट्स देखोगे तो आपको लग सकता है कि ये तो कंफ्यूज हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर आप साथ के साथ ड्रॉ कर लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ट्राई करना कि जितने भी हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड के बॉन्ड्स बनाएंगे, मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाना, ठीक है? चलिए, सबसे पहले प्रोटीन्स पर आते हैं। प्रोटीन्स के बारे में हमें ये पता है कि प्रोटीन के मोनोमर्स कौन है? अमाइनो एसिड्स हैं। सो अमाइनो एसिड का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अमाइनो एसिड एक मोनोमर है, ठीक है? अमाइनो एसिड कुछ इस तरह दिखता है हमारा। ये सपोज एक अमाइनो एसिड है। याद है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर? हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से किया था। एक साइड NH2 ग्रुप होता है और एक साइड COOH ग्रुप होता है, याद है? सिमिलरली ये जो मैं व्हाइट कलर से बना रही हूँ, ये हमारा दूसरा अमाइनो एसिड है। एक साइड H है, एक साइड एल्काइल ग्रुप है। ये डिफरेंट एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है? और ये अमाइनो ग्रुप है। सो ये 2 अमाइनो एसिड्स हैं, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है और ये हमारा सेकंड अमाइनो एसिड है। तो इनके बीच में क्या होता है? देयर इज अ डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन रिएक्शन। सबसे पहले डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर रिमूव होता है, और फिर उसके बाद कंडेंसेशन मतलब कि ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन के और नाइट्रोजन के, ये कंडेंस कर जाएंगे और बॉन्ड बना देंगे, ठीक है? तो हमारा मॉलिक्यूल कुछ इस तरह दिखेगा। ये साथ साथ बनाइए, मैं स्लो स्लो इसलिए कर रही हूँ, मैं चाहती तो इसकी पिक्चर भी लगा सकती थी, बट मैंने पिक्चर नहीं लगाई। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको साथ साथ ड्रॉ करें। ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है और ये हमारा सेकेंड अमाइनो एसिड है। तो इनके बीच में ये वाटर निकल गया, तो क्या बॉन्ड बन गया? इस बॉन्ड को कहते हैं
पेप्टाइड बॉन्ड। ये चीज क्लियर हुई? इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। एक चीज और आपको मैंने बतानी थी लास्ट क्लास में कि आप ये देखिए, जो सेंटर वाली कार्बन होती है, इसके चारों साइड पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं या कायरल कार्बन भी कहते हैं। ऑक्सीजन क्यों लगाया? लगाया नहीं है, ये देखिए COOH में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। COOH का, COOH में से OH गया, O तो बचा है ना। COOH ग्रुप ऐसा होता है। और हमारा NH2 इस तरह है। समझ आ गया? तो ये H2O निकला, तो ये O और ये H तो लगे ही हुए हैं। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, सो ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये अकेला, ये सपोज 2 अमाइनो एसिड्स हैं, ये एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है। इनके बीच में बॉन्ड बन गया, उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। एमाइड बॉन्ड भी कह देते हैं इसको, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब अगर 2 अमाइनो एसिड्स हैं और बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड है, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं डाइपेप्टाइड। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। अगर हमारे पास फ्यू अमाइनो एसिड्स हैं, फ्यू, देन दे फॉर्म ओलिगो पेप्टाइड। ओलिगो वर्ड यूज होता है फ्यू के लिए। ठीक है, और अगर देयर आर मेनी पॉलीपेप्टाइड्स, बहुत सारे सॉरी अमाइनो एसिड्स हैं, तो हम उसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड इज द पेप्टाइड चेन मेड अप ऑफ मेनी अमाइनो एसिड्स। तो ये हो गया हमारा पॉलीपेप्टाइड। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई। अभी तक हमने क्या किया है, हमने अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर 2 अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए हैं तो उसको हम डाइपेप्टाइड कहेंगे, फ्यू अमाइनो एसिड्स हैं तो उस चेन को ओलिगोपेप्टाइड कहेंगे, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं तो उस चेन को हम पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। आई होप ये टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हुई। मैं स्लो इसीलिए चल रही हूँ सो दैट आप लोग ये साथ के साथ बना रहे हो। ठीक है, और एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं, ठीक है, थैंक यू गुंजन, 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड्स, विशाल एक मिनट मैं रिपीट करती हूँ, उसको हम कहते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन कैसे बनता है? या तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, दे फॉर्म प्रोटीन। सिर्फ डायग्राम ये वाला देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमारा अमाइनो एसिड है 1, ये अमाइनो एसिड नंबर 1 है और ये अमाइनो एसिड नंबर 2 है। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड का COOH ग्रुप और जो सेकंड अमाइनो एसिड है उसका NH2 ग्रुप, ये आमने सामने आएंगे और वाटर निकल जाएगा एंड पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ठीक है, सो एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि ये जो हमारे अमाइनो एसिड की चेन थी, ऐसे चेन बनेगी, तो हमेशा जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा, आप लोग मुझे बताइए, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसमें कौन सा ग्रुप फ्री है? ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, इसमें कौन सा ग्रुप फ्री है? NH2 या COOH? NH2 ग्रुप फ्री है या COOH ग्रुप? COOH तो बॉन्ड बनाने में व्यस्त है, तो ये NH2 बिल्कुल अकेला, बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल मनीषा, गुड, ये फ्री है। सिमिलरली जो बाकी अमाइनो एसिड्स यहाँ पर आकर ऐड होंगे, ऐड होंगे, ऐड होंगे, उनका लास्ट में कौन सा ग्रुप फ्री हो जाएगा? उनका COOH ग्रुप फ्री होगा, क्योंकि वो बिल्कुल एंड में है, वो पूंछ है, वो टेल है, ये हेड है। सो हमारे अमाइनो एसिड की चेन में जो लेफ्ट साइड होती है, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है, उसको हम कहते हैं
एन टर्मिनल, वेरी इंपॉर्टेंट। एन टर्मिनल का मतलब हमारा पहला अमाइनो एसिड जो लेफ्ट साइड पे है, और जो राइट साइड पे या लास्ट अमाइनो एसिड है उस टर्मिनल को कहते हैं सी टर्मिनल। सी टर्मिनल इसलिए क्योंकि COOH ग्रुप फ्री है, और एन टर्मिनल इसलिए क्योंकि यहाँ पर NH2 ग्रुप फ्री है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पेप्टाइड बॉन्ड पता होना चाहिए। ठीक है, फिर पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है ये पता होना चाहिए, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल पता होना चाहिए। ठीक है, और एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन बनाती हैं। ठीक है, इसमें आप लोग ये नोटिस करेंगे कि हमारे जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो सब डिफरेंट हैं। ठीक है, अगर पहले लाइसिन है, फिर आर्जिनिन है, फिर अस्पार्टेट है, फिर आर्जिनिन है। टर्मिनल वाला, फर्स्ट टर्मिनल में NH2 ग्रुप फ्री होता है इसलिए वो एन टर्मिनल होता है, और लास्ट जो अमाइनो एसिड होता है उसमें COOH ग्रुप फ्री होता है इसलिए उसको हम सी टर्मिनल कहते हैं। तो अमाइनो एसिड, सो प्रोटीन्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, एक तो कि ये पॉलीपेप्टाइड्स हैं, इनमें पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, और ये हेट्रोपॉलीमर होते हैं। हेट्रोपॉलीमर मतलब मेड अप ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। ऑल अमाइनो एसिड्स आर डिफरेंट। डिफरेंट एज इन, अगर ये हमारी चेन है अमाइनो एसिड्स की, पहला हमारा लाइसिन है, दूसरा आर्जिनिन है, तीसरा ग्लाइसिन है, फोर्थ एस्पार्टिक एसिड है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड की चेन होगी, ऐसे नहीं कि पूरी चेन लाइसिन की है, पूरी चेन ग्लाइसिन की है। ठीक है, तो प्रोटीन क्लियर हुआ। और प्रोटीन में दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो नीट में आते हैं। एक है कोलाजन प्रोटीन, जो सबसे ज्यादा एनिमल वर्ल्ड में प्रेजेंट है, abundant प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। और दूसरा है रुबिस्को। रुबिस्को की फॉर्म, फुल फॉर्म है रिबुलोज। RU stands for ribulose, bis stands for bisphosphate, C for carboxylase, O for oxygenase। तो रुबिस्को एंजाइम जो है, ये जो हमारा प्रोटीन है, ये पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा, बायोस्फीयर का मतलब हो गया इसमें प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, माइक्रोब्स भी आ गए, सब कुछ आ गया। तो रिबुलोज पूरे बायोस्फीयर में अबंडेंट प्रोटीन है, और कोलाजन एनिमल्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है, पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोलाजन पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर। जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, कि कितना सिंपल और कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम चार टाइप्स में डिवाइड करते हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो प्राइमरी सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि उसमें कुछ बॉन्डिंग बनने लग जाती है। ठीक है, और टर्शरी और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्वाटरनरी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो तो एक सीधा स्ट्रेट लाइन है जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं, बस एक स्ट्रेट चेन में डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। तो इस ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लग जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज इन, हाँ लिपिड्स पढ़ लिया, अब हम सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स को एक एक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है, इसमें बॉन्ड, डिफरेंट बॉन्ड्स बनने लग जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, इसमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये देखने में कैसा होता है, आप देखिए इसमें या तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जो सेकेंड डायग्राम है ये अल्फा हेलिक्स का है, या ये बीटा शीट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है। अल्फा हेलिक्स का मतलब है जो हमारी ये प्राइमरी चेन थी, स्ट्रेट थी, इस चेन को मैंने ऐसे स्प्रिंग की फॉर्म में बना दिया, तो ये बन गया अल्फा हेलिक्स। और फिर इसमें क्या होता है, ये जो बीच में इसके जो अमाइनो एसिड्स होंगे, आमने सामने होंगे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, वो बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉन्डिंग बनी हुई है, आप जूम कर सकते हैं, और इफ यू वांट आई कैन जूम इट फॉर यू। तो ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होंगे, इनके बीच में
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर बन रही है, एक दूसरे अमीनो एसिड के बीच में बन रही है, तो इसको बोलते हैं इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब एक ही चेन के अंदर। और जो बीटा शीट्स होती हैं, बीटा शीट्स में क्या है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो दे कैन बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल का मतलब हो गया कि अगर ये एन टर्मिनल और सी टर्मिनल है तो बिल्कुल इसके सामने भी एन टर्मिनल और सी टर्मिनल रहेगा। और एंटी पैरेलल का मतलब होता है एक का एन और सी टर्मिनल है तो दूसरे का सी और एन टर्मिनल, मतलब बिल्कुल ऐसे और ऐसे एक दूसरे के सामने, एंटी पैरेलल। ठीक है, सो ये हमारा पहला है, ये एंटी पैरेलल है सेकेंड वाला, और जो फर्स्ट डायग्राम है दिस इज पैरेलल। सो इसमें क्या होगा, ये जो दो आमने सामने पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन्वॉल्व हैं, इनके आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम को, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसको कहते हैं इंटर एच बॉन्डिंग। इंटर स्कूल कंपटीशन होता है या आपका इंटर क्लास कंपटीशन होता है। इंटर क्लास का मतलब क्या होता है, एक एक क्लास और दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स के बीच में। सिमिलरली इंटर एच बॉन्डिंग का मतलब हो गया कि एक चेन और दूसरी चेन के बीच में। इंट्रा का मतलब हो गया, अगर हम इंट्रा क्लास कंपटीशन रखते हैं उसका मतलब होता है कि एक क्लास के अंदर ही सारे स्टूडेंट्स, यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ आपको, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स। इसके बाद एक थर्ड टाइप भी होती है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज कोलाजन हेलिक्स। ठीक है, क्लियर है ना, गुड। थर्ड टाइप है कोलाजन हेलिक्स। कोलाजन हेलिक्स में आप लोगों ने बस ये याद रखना है, इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, जैसे आप देख लीजिए, एक रेड कलर में है, एक ग्रीन कलर में, एक ब्लू कलर में है। ठीक है, 1, 2 और 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। और जस्ट लाइक गर्ल्स को तो ये चीज ज्यादा अच्छे समझ आएगी, जैसे चोटी बनाते हैं, ब्रेड करते हैं, तो 3 लेयर्स में डिवाइड करके हम उसको ऊपर 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 ब्रेड करते हैं। तो सिमिलरली कोलाजन हेलिक्स में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड है। डायग्राम से क्लियरली पता लग रहा है। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर में और ज्यादा कुछ बॉन्ड्स आ गए, इवन मोर बॉन्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ही ऊपर बहुत ज्यादा उसकी फोल्डिंग हो जाती है, जैसे कि आप देखिए ये टर्शरी स्ट्रक्चर है इसमें। अच्छा विशाल आप ये देख लीजिए जल्दी से, आई विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ओके, टर्शरी में जो है और भी बहुत सारे बॉन्ड्स आ जाएंगे, 4 टाइप्स के बॉन्ड्स आ जाएंगे इसमें। और वो बॉन्ड्स कौन से हैं, एक तो है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा देयर इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो सल्फर कंटेनिंग होते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के एग्जाम्पल हैं सिस्टीन एंड मेथियोनिन। ये दो ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी आर चेन में सल्फर होता है, तो उन सल्फर के बीच में अगर वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स आमने सामने आ गए तो दे विल फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, फिर उसके बाद आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड तो आप लोगों को पता ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज टर्मिनल्स हो सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव कौन होता है यहाँ पर, जैसे NH3 पॉजिटिव हो गया और COO नेगेटिव, ये एंड्स आमने सामने आ जाएंगे तो दे विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद वी हैव फोर्थ टाइप ऑफ बॉन्ड जिसको हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कहते हैं। हाइड्रोफोबिक आप डायग्राम देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, हमारे नॉन पोलर ग्रुप्स जो हमारे सी की चेन होती है, कार्बन चेन होती है, नॉन पोलर ग्रुप्स, ये भी आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये देखो पिंक कलर में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन दिख रही है, ये जो हमारी पिंक कलर में है ये क्या है, कार्बन कार्बन के हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स हैं, ये आपस में डरपोक डरपोक ग्रुप्स हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं।
ठीक है, तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। इसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ऊपर फोल्ड हो जाती है। और फोर्थ आता है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में इसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन है, और वो सभी एक दूसरे पर फोल्डेड है। मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन है और वो एक दूसरे पर उनकी फोल्डिंग हुई हुई है। जैसे कि अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे एक माला है, माला में मोती पिरोए हुए हैं, उसकी तरह है अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी में हमने अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स और कोलाजन हेलिक्स पढ़ा। टर्शरी में देखिए ये एक ही चेन है जो बहुत पूरी तरह से फोल्ड हुई है, जस्ट लाइक एक ऊन का गोला होता है, वूल, जिससे मम्मी स्वेटर बुनती है, तो उसकी तरह फोल्डिंग हुई हुई है। और क्वार्टरनरी में एक से ज्यादा अमाइनो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। देखिए कि लाइट ब्लू कलर की है, एक डार्क ब्लू कलर की है, तो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स अपने ऊपर फोल्ड हुई हुई है, तो वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्वार्टरनरी में हमने याद रखना है, क्वार्टरनरी का क्लासिक एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है हमारा, इसमें 4 चेन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये क्वार्टरनरी के एग्जाम्पल में आता है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रोटीन्स के, ये एनसीईआरटी में है। जैसे कोलाजन प्रोटीन है, कोलाजन प्रोटीन हमारी बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन आप लोगों को याद होगा, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये एक एंजाइम है। एंजाइम है, किसको डाइजेस्ट करता है? एक मिनट मैं बैक कर देती हूँ। वेरी गुड गुंजन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन का एक भाई भी होता था, याद है? वो भी प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता था। उसके भाई का नाम क्या था? पेप्सिन। वेरी गुड गुंजन, आपको ये टेंथ के एग्जाम में भी आ रहा है। अभी जो आपका अवंती फेलोज का संडे को एग्जाम होगा, ठीक है। अच्छा, क्लास एंड करने से पहले मुझे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। आप लोग मुझे याद करवाना, ठीक है, कि मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है रिगार्डिंग ओपन बैच। ओके। उसके बाद इंसुलिन एक हार्मोन है, वो भी प्रोटीन से बनता है। एंजाइम्स भी प्रोटीन से बनते हैं। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज के लेवल्स को मेंटेन करना, ठीक है। फिर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, कुछ रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स मतलब स्मेल और टेस्ट को पहचानने वाले रिसेप्टर्स, वो प्रोटीन के बने हुए हैं। ग्लूटफोर, बिल्कुल गुंजन, वेरी गुड। ग्लूटफोर क्या है? एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। आपको याद होगा अगर आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी है, तो सेल मेम्ब्रेन में ये लिपिड बाइलेयर है। उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो पूरे सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, और वो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये क्या करते हैं? कुछ ना कुछ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे ग्लूटफोर हो गया, ग्लूटफोर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर और बाहर, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कैरियर प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो प्रोटीन्स वाला टॉपिक खत्म हुआ। इसमें किसी को डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, एल्स विल प्रोसीड विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स। ये थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे, ठीक है, बिकॉज हमें आज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी करना है एंड वी आर ऑलरेडी लैगिंग, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, ये हमारे इनको हम, इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n है। जैसे कि आपको आपने ग्लूकोज का तो सुना होगा, H हमेशा डबल होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन हाफ रहते हैं, ठीक है। तो इनको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। इनको हम सेकेराइड्स भी कहते हैं। सेकेराइड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज जो इनके मोनोमर्स हैं उनका स्वीट टेस्ट होता है, बहुत मीठे होते हैं इनके मोनोमर्स। अब इनके मोनोमर्स कौन से हैं ये हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और इनका फॉर्मूला है, इनके जो बेसिकली हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये पॉली
हाइड्रोक्सी कीटोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको कहते हैं सैकराइड, कोई चीज जो मीठी हो ना टेस्ट में उसको सैकराइड वर्ड यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहा जाता है। अब ये क्या चीज है? पॉलीहाइड्रोक्सी का पहले तो मतलब ये है, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं इनमें, दे हैव मेनी OH ग्रुप्स, ठीक है। और कीटोन और एल्डिहाइड का मतलब है कि इनमें या तो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा या इनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि अब आप डायग्राम देखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज नाम तो आपने सुना ही होगा, जूम कर रही हूँ। सो ग्लूकोज जो है, आप देखिए इसमें बहुत सारे OH ग्रुप लगे हुए हैं, OH 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 OH, ठीक है विशाल। मैंने कहा कि हम इनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब इनमें बहुत सारे OH हैं, आप ये डायग्राम में देख सकते हो, बहुत सारे OH लगे हुए हैं ग्लूकोज के डायग्राम में। और एल्डिहाइड, और फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, CHO। तो ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का एग्जाम्पल है। सिमिलरली फ्रक्टोज में भी बहुत सारे OH लगे हुए हैं, लेकिन इसमें सेकेंड कार्बन पर एल्डिहाइड नहीं, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। कीटोन ग्रुप याद है, ये होता था। तो फ्रक्टोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में आती है फ्रक्टोज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ इनकी क्लासिफिकेशन है। मोनोसेक्राइड्स, मोनो का मतलब होता है वन, तो सबसे सिंपल शुगर को हम मोनोसेक्राइड बोलते हैं। मतलब इसको हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते किसी पार्ट में, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है, इट कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर। ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट शुगर है। डाइसेक्राइड नाम से पता लग रहा है, दो मोनोसेक्राइड्स को जोड़ दो तो क्या बनेगा? डाइसेक्राइड बनेगा। और पॉलीसेक्राइड का मतलब है बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स को जोड़ दो तो पॉलीसेक्राइड बन जाएगा। मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। अभी कोई पूछ रहा था इनको सेक्राइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेक्राइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके मोनोमर्स स्वीट टेस्टिंग होते हैं। मोनोमर्स यानी कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। आपने सुना होगा ना, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये बहुत मीठे होते हैं। कभी ग्लूकॉन डी पिया है? ग्लूकॉन डी पानी में मिलाकर, तो ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है लैक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज। अब हम इन सबको इन डिटेल पढ़ेंगे, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ठीक है। सबसे पहले हम मोनोसेक्राइड्स देखते हैं, उनके कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने पिक्चर्स ही लगा दी हैं ताकि आपको बनाने में टाइम ना वेस्ट हो। बट आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग होमवर्क नोट करते रहिए। फर्स्ट होमवर्क आपका ये है कि आप लोग ये जो मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ये आप अपने हाथ से बनाएंगे घर पे, ठीक है। अभी तो मैंने डायग्राम बनाया है, आप इनको घर घर पे बनाएंगे। सबसे पहला है, बैक स्लाइड लीजिए। ये पहला स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये ऐसे दिखती है, हम पहले ही बता चुके हैं। इसके फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। और अगर हम इसको रिंग फॉर्म में कर दें, ये इसकी रिंग फॉर्म है, तो रिंग फॉर्म में क्या होता है, इसकी फर्स्ट कार्बन देखो, रिंग फॉर्म में इसकी नंबरिंग ध्यान से देखिए, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बाहर है, बेचारा 6 बाहर ही रह गया, अंदर नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन है, इनके बीच में ईथर लिंकेज बन गई, ठीक है। एंड देन द सेकेंड पिक्चर वी हैव ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का हम ओपन चेन स्ट्रक्चर तो देख ही चुके हैं, इसमें कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है, इसमें कीटोन ग्रुप रहता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये भी 6 कार्बन की है, और ये इसका रिंग्ड स्ट्रक्चर है। और थर्ड डायग्राम है गैलेक्टोज का। अब आप गैलेक्टोज और ग्लूकोज में अगर देखेंगे ना, तो आपको ज्यादा डिफरेंस पता ही नहीं लगेगा। इनमें जो डिफरेंस है, इनके आपको बहुत डीपली जाना पड़ेगा। कार्बन नंबर 4 पे आपको डिफरेंस दिखेगा, उसमें भी कार्बन नंबर 4 के अगर आप हाइड्रोक्साइड की पोजीशन देखो, देख रहे हैं,
आई जस्ट जूम इट। इसमें जो OH है ये राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है फोर्थ कार्बन में, और यहाँ पर फोर्थ कार्बन में OH लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट है। बस यही डिफरेंस है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। क्लियर? तो ये हमने मोनोसेकेराइड्स पढ़े। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ग्लूकोज की जो रिंग है ये 6 मेंबर्ड रिंग है, हेक्सागोनल रिंग्ड है, और जो हमारी फ्रक्टोज की रिंग है ये 5 मेंबर्ड रिंग है। ऐसा क्यों? तो ये जो हमारी शुगर्स हैं मोनोसेक्राइड्स, ये 2 टाइप की रिंग्स में रहती हैं। ग्लूकोज की जो है वो मोस्टली हेक्सागोनल रिंग में रहती है। हेक्सागोनल रिंग है तो उस रिंग को हम कहते हैं पायरेनोज। हम उसे क्या कहते हैं? पायरेनोज। और जो फ्रक्टोज है आप देखेंगे वो पेंटागोनल रिंग में है, 5 मेंबर्ड। उस रिंग को हम कहते हैं फ्यूरेनोज। ठीक है, फ्यूरेनोज रिंग, फ्यूरान रिंग एंड पायरान रिंग, ये 2 तरह की रिंग्स होती हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लेक्टोज, इनका स्ट्रक्चर देखने के बाद हम एक कंसेप्ट करेंगे, अल्फा और बीटा ग्लूकोज। अल्फा और बीटा ग्लूकोज में डिफरेंस जो है कार्बन नंबर 1 पर है। जरा ध्यान से कार्बन नंबर 1 देखिए। इसमें OH ग्रुप अगर नीचे लाई कर रहा है, OH ग्रुप जो है इट इज बिलो द सेंट्रल लाइन, तो वो अल्फा ग्लूकोज है। और अगर OH ऊपर लाई कर रहा है, OH इज लाइंग अबव, देन इट इज बीटा ग्लूकोज। तो ये अल्फा और बीटा ग्लूकोज में डिफरेंस है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम डाइसेक्राइड्स पे बात करते हैं। डाइसेक्राइड का मतलब जस्ट लाइक डाइपेप्टाइड क्या था? डाइपेप्टाइड में 2 अमाइनो एसिड्स थे और बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड था। अब इसमें क्या होगा? 2 मोनोसेक्राइड्स होंगे और बीच में बॉन्ड होगा। ये एक मोनोसेक्राइड है, ये मोनोसेक्राइड है, और बीच में जो इसका बॉन्ड होगा, इसके बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की लिंकेज अलग अलग रहती है। अब उस लिंकेज को पढ़ते हैं। सबसे पहले सुक्रोज देखते हैं। सुक्रोज किसका बना हुआ है? एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का। जो पहला डायग्राम है ये ग्लूकोज का है, मैंने जी लिख दिया, और ये ब्लू में फ्रक्टोज है। तो ग्लूकोज का ये कार्बन नंबर 1 है और फ्रक्टोज का ये कार्बन नंबर 2 है। तो इनमें जो लिंकेज है वो किसके बीच में बन रही है? ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 में। और इसमें जो ग्लूकोज है वो प्रेजेंट रहता है अल्फा फॉर्म में और फ्रक्टोज बीटा फॉर्म में। तो इसकी लिंकेज होती है, ध्यान से देखिए, 1 अल्फा 2 बीटा लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1 अल्फा और 2 बीटा का मतलब मैं दोबारा बता रही हूँ। 1 अल्फा का मतलब है जो हमारा ग्लूकोज है उसकी कार्बन नंबर 1, और जो फ्रक्टोज है जो कि बीटा फॉर्म में है उसकी कार्बन नंबर 2। इनके बीच में बन रहा है बॉन्ड। तो ये है हमारा सुक्रोज। ठीक है, अब सुक्रोज के बारे में एक चीज आपको मैं बता दूं एक्स्ट्रा, जरा ध्यान से देखिए। सुक्रोज में आप लोग मुझे बताइए, अभी किया है हमने, कौन से दो मोनोसेक्राइड्स इन्वॉल्व हैं? मैं इसके लिए ना माइक ऑन कर देती हूँ, आप लोग बोल के बताइए थोड़ा जल्दी। सुक्रोज में 2 मोनोसेक्राइड्स कौन से हैं विशाल? हैप्पी। सुक्रोज में 2 मोनोसेक्राइड्स कौन से हैं? गुड, तनु ने लिख ही दिया, मैंने माइक ऑन कर दिया था। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन होता है बॉन्ड में इन्वॉल्व? फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2। इनके बीच में बनता है कौन सा बॉन्ड बनता है? कौन सा बॉन्ड बनता है इनके बीच में? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वेरी गुड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब आप लोग मुझे ये बताइए, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है?
ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट था? याद करिए। अल्फा ग्रुप। अल्फा नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप। दोबारा डायग्राम दिखा देते हैं। ये देखिए, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन नंबर 1 पर? CHO, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप। समझ आया? और फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 2 पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट था? मनीषा, कार्बन नंबर 2 पे कौन सा ग्रुप है? फिर पीछे जाना पड़ेगा। देखकर बताइए कौन सा ग्रुप है फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 2 पर। अरे क्या बात, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। क्रिश, विशाल, क्या बोला आपने? पल्लवी, मैम कीटोन। वेरी गुड क्रिश, कीटोन ग्रुप। मनीषा, एल्डिहाइड नहीं कीटोन। देखो, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है। तो आप लोग देखिए कि इसका एल्डिहाइड और इसका कीटोन दोनों ही ग्रुप्स बॉन्ड बनाने में व्यस्त हो गए हैं। तो कोई एल्डिहाइड या कोई कीटोन फ्री बचा? नहीं बचा। तो ऐसी शुगर जिसमें कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होते उसको कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन फ्री नहीं होते, दोनों ही बॉन्ड बना देते हैं। और रिड्यूसिंग शुगर होती है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री रहता है। अब ये फ्री किस में रहता है ये भी आपको दिखाते हैं। अब आप लैक्टोज देखिए। लैक्टोज के बीच में जो लिंकेज है, लैक्टोज बना है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। इसके बीच में जो लिंकेज है ये रहती है बीटा 1,4 लिंकेज। बीटा 1,4 लिंकेज। अब 1 और 4 का क्या मतलब है? पहले तो बीटा लिंकेज का मतलब है कि दोनों की ओरिएंटेशन डिफरेंट है। और 1 और 4 का मतलब है कार्बन नंबर 1 गैलेक्टोज की और कार्बन नंबर 4 ग्लूकोज की। यानी कि ग्लूकोज की कार्बन 1 फ्री है, उसका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री रहेगा, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग में आएंगे। सिमिलरली माल्टोज 2 ग्लूकोज से बना है और इसके बीच में अल्फा 1,4 लिंकेज है। यहाँ पे अल्फा 1,4 और बीटा 1,4 का मतलब क्या है? अल्फा 1,4 का मतलब है कि जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं दोनों की ओरिएंटेशन सेम है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में मौजूद है। और बीटा का मतलब है जो दो मोनोमर्स हैं उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ये आपको मैं और ज्यादा क्लियर करूंगी अपने नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज पॉलीसेकेराइड्स में। पॉलीसेकेराइड्स का मतलब हो गया बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स जुड़ते हैं, जस्ट लाइक हमारी पॉलीपेप्टाइड था, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स थे, यहाँ पर बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स हैं और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये हमारा क्या है? पॉलीसेकेराइड। ठीक है, इनको ग्लाइकन्स भी कहा जाता है। अब अगर हमारे सारा, अब वॉइस का इशू सबको आ रहा है या सिर्फ मनीषा को आ रहा है? सबको वॉइस आ रही है? अगर एक बच्चे को दिक्कत है इट मीन्स आपको थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आपके साइड पे। आ गई? ठीक है। होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब है सिर्फ एक ही टाइप का मोनोसेकेराइड है, वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। और हेट्रोपॉलीसेकेराइड का मतलब है मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड मतलब अगर सपोज ग्लूकोज है तो सारी चेन सिर्फ ग्लूकोज 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 की बनी हुई है।
हेट्रोपॉलीसेकेराइड का मतलब है कि यहाँ पर डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स रहेंगे, ठीक है। जैसे हाइलुरोनिक एसिड है, ये एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, तो इसमें दो तरह के मोनोसेकेराइड रहते हैं, एक ग्लूकोरोनिक एसिड और एक एन-एसिटाइल ग्लूकोजामिन। इन दोनों की ऑल्टरनेटिंग लिंक रहती है, ठीक है। सो होमोपॉलीसेकेराइड्स पर हम इस चैप्टर में ज्यादा फोकस करेंगे। होमोपॉलीसेकेराइड्स दो तरह के हैं, या वो स्टोरेज का काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में, या स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं। स्टोरेज में आता है स्टार्च और ग्लाइकोजन। जो स्टार्च है वो हमारी बॉडी में, प्लांट्स में फूड स्टोर करता है, और ग्लाइकोजन एनिमल्स में फूड स्टोर करता है। और दोनों ही किसके पॉलीमर्स हैं? दोनों ही ग्लूकोज की चेन से बने हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ठीक है। सिमिलरली स्ट्रक्चर में आता है सेलुलोज। सेलुलोज याद है, सेलुलोज प्लांट्स की सेल वॉल यानी कि स्ट्रक्चर बना रहा है। काइटिन, काइटिन कितनों को याद है? काइटिन के हमने दो फंक्शन किए थे, काइटिन दो जगह पढ़ा था। डू यू रिमेम्बर? वेरी गुड गुंजन। एक तो फंजाई के सेल वॉल में, और दूसरा आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में। ये दो जगह हमने काइटिन पढ़ा था, तो ये भी स्ट्रक्चरल है। सो अब हम जरा ध्यान देते हैं अपने स्टार्च पर। जो स्टार्च है, स्टार्च के मोनोमर्स ग्लूकोज हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, और इनके बीच में जो लिंकेज है वो है अल्फा 1,4 लिंकेज। अल्फा 1,4 लिंकेज है। अब अल्फा लिंकेज इसको क्यों कहते हैं? मैंने आपको कहा था ओरिएंटेशन सेम है। ओरिएंटेशन देखिए, यहाँ पर OH नीचे है सबके, सेम डायरेक्शन में। लेकिन जो सेलुलोज है, सेलुलोज में बीटा 1,4 लिंकेज है। बीटा का मतलब क्या है? देखिए, एक का OH नीचे है, एक का OH ऊपर है, फिर नेक्स्ट का नीचे है, नेक्स्ट का ऊपर है। इसका मतलब है कि एक ग्लूकोज इस तरह से है अगर, तो दूसरा ग्लूकोज इस तरह से अटैच्ड है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है, ठीक है। तो सेलुलोज और स्टार्च क्लियर हुआ। स्टार्च की दो टाइप्स हैं, एक है अमाइलोज और एक है अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज है वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, इस तरह से दिखती है, हेलिकल फॉर्म में होती है अमाइलोज। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम इसमें आयोडीन टेस्ट करते हैं, आयोडीन डालते हैं, तो आयोडीन इसके हेलिक्स में जाकर ट्रैप हो जाती है। आयोडीन ट्रैप हो जाती है, इस वजह से ये ब्लू ब्लैक कलर देते हैं, और हमारा स्टार्च जो है वो आयोडीन पॉजिटिव टेस्ट करते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज, जो हमारी स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन में अल्फा 1,4 लिंकेज है। जो अमाइलोपेक्टिन है इसमें ब्रांचिंग हो जाती है, तो जहां से ब्रांचिंग शुरू होती है वहां पे बीटा 1,6 लिंकेज है। यानी कि जब हमारा स्ट्रेट चेन चल रही है तो इन सब के बीच में कौन सी लिंकेज है? अल्फा 1,4। जब ब्रांचिंग स्टार्ट हुई, सपोज यहाँ से एक ब्रांच बन गई, तो ये ब्रांचिंग जहां पर हुई है यहाँ पर लिंकेज कौन सी बन गई? बीटा 1,6 लिंकेज। सो नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बिल्कुल स्टार्च की तरह ही है, ये ब्रांच्ड पॉलीमर है, और ये एनिमल्स में फूड स्टोर करता है। एक चीज आपने याद रखनी है, जो हमारी चेन होती है मोनोसेक्राइड की, उसका जो लेफ्ट टर्मिनल होता है, लेफ्ट टर्मिनल, लेफ्ट टर्मिनल नॉन रिड्यूसिंग होता है, उसको नॉन रिड्यूसिंग टर्मिनल कहते हैं। और जो राइट टर्मिनल है उसको हम रिड्यूसिंग टर्मिनल कहते हैं। ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ब्रांचिंग होती है, जस्ट लाइक अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग थी, इसमें उसी तरह ग्लाइकोजन में भी ब्रांचिंग होती है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइक इनुलिन। हमने अभी तक ग्लूकोज के ही पॉलीमर्स पढ़े हैं ना, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया। इनुलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है, वेरी इंपॉर्टेंट। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, इसका नाम है सिर्फ रिड्यूसिंग एंड और नॉन रिड्यूसिंग एंड। जैसे हमने एन टर्मिनल और सी टर्मिनल कहा था, वैसे इसके टर्मिनल्स को रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग बोलते हैं। इनुलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ठीक है। ये बहुत सारे डालिया प्लांट्स वगैरह में, रूट्स में मिलता है। और आयोडीन टेस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब है वो शुगर, लेकिन इनके साथ ये मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का, तो इसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ग्लूकोज जो है इट इज मॉडिफाइड, और उसके साथ अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखो, ग्लूकोज के साथ अमीन ग्रुप, तो ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है। तो ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स में, ठीक है, जैसे काइटिन, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। इसके बाद मैं हरिडली आपको न्यूक्लिक एसिड पर आते हैं। ठीक है, मैं आपको न्यूक्लिक एसिड का बॉन्ड बताना चाहती हूँ। हमने न्यूक्लिक एसिड में पढ़ा, सबसे पहले हमारे पास एक पेंटोज शुगर होती है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो मैं थोड़ा फास्ट में कर रही हूँ। इसके कार्बन नंबर 1 से कौन ज्वाइंट होता है, कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है। अब नाइट्रोजनस बेस सपोज हमारा प्यूरीन है। प्यूरीन का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद है कैसा था, एक 6 मेंबर्ड रिंग थी और एक 5 मेंबर्ड रिंग थी। उसमें नाइट्रोजन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये जो मैंने रेड कलर के डॉट्स लगाए हैं, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन नंबर 1, 2, थर्ड पे नाइट्रोजन है, फोर्थ फिफ्थ पे नहीं है, देन 7th और 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन है। ये हमने किया हुआ है। तो हमेशा ये जो कार्बन नंबर 1 है, ये नाइट्रोजन नंबर 9 ऑफ प्यूरीन के साथ बॉन्ड बनाती है। ठीक है, तो ये बॉन्ड कुछ ऐसा दिखता है। ये मैंने उल्टी करके प्यूरीन बनाई है, तो ये इसका कार्बन नंबर 9 है, नाइट्रोजन नंबर 9 है, इसके साथ बॉन्ड बन गया। ठीक है, सो दिस इज पेंटोज शुगर, दिस इज नाइट्रोजनस बेस। और इसकी जो 5th कार्बन है, इसके साथ कौन जुड़ता है आकर, फॉस्फेट ग्रुप। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं इसलिए फास्ट करवा रही हूँ। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर आकर बाइंड होता है। ये फॉस्फेट ग्रुप है। सो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर था। और ये अगर हम बॉन्ड्स देखें, तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच के बॉन्ड को हम क्या कहते थे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन क्यों, क्योंकि ये इसके नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन है 9th पोजीशन पर, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है। तो ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और ये जो बॉन्ड है, इसको हम एस्टर नहीं, फॉस्फो एस्टर कहेंगे। फॉस्फो एस्टर क्यों, क्योंकि ये फॉस्फोरस के साथ है। ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते थे, इस पूरे स्ट्रक्चर को जिसमें फॉस्फेट भी है, पेंटोज शुगर भी है, नाइट्रोजनस बेस भी है, इसको हम क्या कहते थे, देखो ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये पेंटोज शुगर है, और ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे, बताओ, कौन बताएगा, हरी अप, वेरी इजी। जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम क्या कहते थे, किसी को नहीं मालूम, नींद आ गई सबको, वेरी गुड मनीषा, न्यूक्लियोटाइड। तो अब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, अब इन न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब ये कैसे बनता है, ये देख लीजिए इस डायग्राम से, बस ये लास्ट टॉपिक है। ये जो हमारा, ये जो मैंने एक लाइन बनाई है ना, रेड लाइन, इसके ऊपर हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है,
दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड। इसमें ये शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है और ये फॉस्फेट ग्रुप है। और ये जो नीचे है ये हमारा सेकंड न्यूक्लियोटाइड है। तो जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड है ये T स्टैंड्स फॉर थायमिन एंड दिस मींस ग्वानिन। तो इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है, जो ऑलरेडी कार्बन नंबर 5 के साथ एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन नंबर 3 के साथ एक और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना देता है। तो इन टोटल इस फॉस्फेट ग्रुप ने, इस वाले फॉस्फेट ग्रुप ने, जिसको मैं लेजर पॉइंटर से मार्क कर रही हूँ, इस फॉस्फेट ग्रुप ने कितने एस्टर बॉन्ड्स बना लिए? एक इस कार्बन के साथ फॉस्फोएस्टर, एक इस कार्बन के साथ फॉस्फोएस्टर। तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। 3 प्राइम 5 प्राइम क्यों बोला हुआ है? क्योंकि एक साइड इसके साथ ये 3 प्राइम वाली शुगर जुड़ी हुई है और एक साइड 5 प्राइम वाली शुगर जुड़ी हुई है, 5 नंबर कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 3 नंबर कार्बन है, तो इसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो अब आई होप आपको क्लियर हुआ कि हमने आज की क्लास में 3 टाइप के बॉन्ड पढ़े। वन वाज पेप्टाइड बॉन्ड, then we did glycosidic bond, and then we did ester bond। तो आपके होमवर्क में आप इन तीनों के बीच में डिफरेंस पढ़ के आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाली हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है? सो हम आते ही बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बिकॉज आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा था। तो आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा, समझ आया आज की क्लास में जो हमने किया? वॉज इट ऑल क्लियर? थैंक यू मनीषा। बाकी सबको क्लियर हुआ? अच्छा था लेक्चर? नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आएंगे हम लोग, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके आएंगे, ठीक है? चलो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 के 10 रिप्लाई कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो सो रहा है, नहीं तो मैम कोई ना आप कोई बच्चा ऐसा होता है। हाँ जी। मैम आपने कहा था लास्ट में कुछ बताओगे। ओ यस, हाँ। तो थैंक यू सो मच विशाल, मैं भूल गई थी। ओके, थैंक यू आशुतोष। मुझे एक चीज बतानी थी कि आप लोगों की क्लासेस में कुछ बच्चे ओपन बैच 9 to 10 नहीं अटेंड कर पाते रात को, तो उनके लिए जो मॉर्निंग 9 AM to 10 AM वाला बैच है वो भी ओपन बैच में, वो भी एक तरह से ओपन बैच बनाया जा रहा है। तो अगर बाई चांस आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आप वहां जा सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं इसके साथ ऐड करना चाहूंगी, बताया था, ठीक है? एक चीज मैं ऐड करूंगी कि अगर आप लोग गलती से ओपन बैच में चले जाते हैं तो क्या होगा, वहां पर बहुत बच्चे होते हैं, तो जैसे इस क्लास में कम बच्चे हैं, सबके साथ इंटरेक्शन हो रही है, वो चीज वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है? कई क्लासेस में कुछ स्पैमर्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो वहां पर दिक्कत रहती है। तो आप लोग ट्राई कीजिए अपने ही बैच में आइए, यहाँ पे ज्यादा अच्छे से अटेंशन दी जाती है, ठीक है? लेकिन अगर मिस हो जाती है तो आप मॉर्निंग भी लगा सकते हैं और रात की तो है ही, ठीक है? सो विद दिस, नहीं नहीं नहीं, ज्वाइन ओपन बैच में सिर्फ तब जाना है अगर आपकी क्लास मिस हो रही है, आप नहीं अटेंड कर पा रहे, सपोज 7:45 वाली क्लास, सिर्फ तब ओपन बैच में जाना है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है जाने की, ठीक है? क्योंकि वहां भी सेम ही चीज पढ़ाई जाएगी जो यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। अभी फिलहाल आपको एक शायद लिंक आता है डाउट सेशन का, वहां पर उस क्लास में कोई डाउट नहीं लिया जाता फिलहाल के लिए, वो नॉर्मल क्लास ही है। जब वो डाउट सेशन शुरू हो जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है? अभी वहां पर नॉर्मल सिलेबस ही चल रहा है, तो आप लोगों को भी बस एक ही क्लास अटेंड करनी है, ठीक है? चलिए, तो कैसी लगी आज की क्लास? इंटरेस्टिंग? हाँ, ठीक है। तो अगर आपने यहीं पे पढ़ना है तो आप इसी क्लास में आना, ठीक है? और किसी लिंक पर मत जाना। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।